में हमें यह जानकारी मिलती है कि प्रत्येक देशांतर का अपना अपना अलग अलग समय होता है। इस तरह किसी भी एक देश में कई देशांतर रेखाएं होती हैं, तो हम एक देश में कई स्थानीय समय हो सकते हैं। सभी स्थानों का समय उनके देशांतरों से निर्धारित करेंगे। किसी भी देश में एक निश्चित समय का पता लगाने में समस्या आएगी, क्योंकि वहाँ से अनेक देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। जैसे अब जयपुर में 8 बजे होंगे, तब जैसलमेर में 7:40 का समय होगा, क्योंकि इन दोनों शहरों के मध्य लगभग 5 देशांतरों का अंतर है। अब आप सोच सकते हैं कि इस प्रकार के समय में अंतर से हम सभी के कार्यों पर अलग अलग स्थानों के कारण अलग अलग समय होने पर बहुत असुविधा होगी। इस समस्या को सुलझाने के लिए प्रत्येक देश में अपना प्रमाणिक समय निर्धारित किया गया है, जो उस देश के मध्य भाग से गुजरने वाली देशांतर रेखा से निश्चित किया गया है। इस रेखा पर होने वाले समय को उस देश का प्रमाणिक समय मानक समय कहते हैं। हम मानक समय की गणना ग्रीनविच, जो 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है, के संदर्भ में करते हैं। उदाहरण के लिए हमारे देश का समय मानक 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया गया है। चूँकि यह देशांतर ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूर्व दिशा में स्थित है, इसलिए ग्रीनविच रेखा के स्थानीय समय में 5.5 घंटे जोड़ने पर भारत के समय का पता लगाया जाता है। अगले पृष्ठ पर दिए गए मानचित्र को ध्यानपूर्वक यदि किसी देश का पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक हो, तब ऐसी स्थिति में उत्तर देश में एक से अधिक मानक समय का निर्धारण किया जाता है, क्योंकि पश्चिम तथा पूर्वी समय में अंतराल बहुत अधिक होता है। रूस, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में एक से अधिक मानक समय है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर की रेखा एक ही होती है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। इस रेखा से नई तिथि की शुरुआत मानी जाती है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच समय आगे और 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच समय पीछे रहता है। पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी पर रहते हुए कभी कभी हमें आश्चर्य होता है कि पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं तथा पृथ्वी पर कभी सर्दी, गर्मी, कभी बरसात क्यों होती है। इसका कारण पृथ्वी की गतियाँ हैं। पृथ्वी 2 प्रकार से गतियाँ होती है: दैनिक घूर्णन गति, वार्षिक या परिक्रमण गति। घूर्णन गति, या आप यह समझ चुके हैं कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। जैसे लट्टू अपने अक्ष पर घूमता है, ठीक वैसे ही पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। इसलिए एक दिन 24 घंटे का होता है, इसलिए जिसे सौर दिवस के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना 2 कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, पृथ्वी के घूमने से समय के मापन का एक सुविधाजनक पैमाना मिलता है, जिससे 24 घंटे को दिन और रात, घंटे, मिनट तथा सेकंड में विभाजित किया जा सकता है। दूसरा, पृथ्वी की भौतिक व जैविक प्रक्रिया घूर्णन से अत्यधिक प्रभावित होती है। हमारे पृथ्वी के घूर्णन के कारण यहाँ पर दिन और रात की प्रक्रिया चलती है। पृथ्वी पर सभी जीव जंतु दैनिक क्रम के साथ चलते हैं। पेड़ पौधे दिन में सौर ऊर्जा को एकत्र करके रात में उसका उपयोग करते हैं। इसी प्रकार कुछ पशुओं की क्रियाशीलता दिन में होती है तो कुछ की रात में। दिन रात का यही चक्र पृथ्वी के दैनिक तापीय चक्र को भी गतिशील बनाए रखता है। आप पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी सूर्य के प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोल है, इसी कारण एक समय में इसके सिर्फ आधे भाग पर ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है। सूर्य की तरफ वाले भाग में दिन लेकिन दूसरे भाग जो सूर्य के विपरीत होता है वहाँ पर रात होती है। इस प्रकार ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप या प्रकाश वृत्त कहा जाता है। ये सूर्य की रोशनी जो पृथ्वी के सिर्फ आधे भाग पे गिरती है और जिस भाग पे नहीं गिरती है वहाँ रात होती है। परिक्रमण गति। पिछले अध्याय में आप ये जान चुके हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। जिस पथ या रास्ते पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है उसी पथ को कक्ष कहा जाता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय स्तर से साढ़े 67 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर
कक्ष में पृथ्वी की गति को ही परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी 365 दिन तथा 6 घंटे में एक परिक्रमण पूरा करती है। इसी कारण से एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। शेष बचे हुए 6 घंटे 4 वर्षों में 24 घंटे या एक दिन बनाते हैं। इसलिए प्रत्येक चौथे वर्ष में यह एक दिन फरवरी महीने में जोड़ा जाता है। इसी कारण उस वर्ष में फरवरी का महीना 28 दिन की बजाय 29 दिनों का होता है, जिसे हम लीप वर्ष या अधिक वर्ष कहते हैं, जैसे वर्ष 2012 के लीप वर्ष था। ऋतुएं। आप जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। इस झुकी हुई स्थिति में ही यह सूर्य के चारों ओर अपनी अक्ष में परिक्रमा करती है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में ऋतुओं का एक चक्र पृथ्वी द्वारा की गई सूर्य की परिक्रमा पर निर्भर होता है। पृथ्वी एक वर्ष में मार्च माह में सितंबर माह के बीच सूर्य की सीधी किरण उत्तरी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अर्थात विषुवत रेखा तथा कर रेखा के मध्य गिरती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। यह स्थिति पुनः सितंबर माह से मार्च के बीच सूर्य की सीधी किरणें दक्षिण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अर्थात विषुवत रेखा और मकर रेखा के मध्य गिरती है। उस समय उत्तरी गोलार्ध में शीत और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। 21 मार्च को सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वर्ग पर गिरती हैं। इस दिन पृथ्वी पर एक दिन तथा रात बराबर होते हैं, जिसे उत्तरी विषुवत या वसंत विषुवत कहते हैं। इस समय न तो अधिक सर्दी होती है न ही अधिक गर्मी होती है। उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 21 मार्च के पश्चात सूर्य की सीधी किरणें धीरे धीरे कर्क रेखा की तरफ बढ़ती हैं और 21 जून को सीधी किरणें कर्क रेखा पर गिरती हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है। इसके उत्तरी उन्यांत कहा जाता है। इस समय उत्तरी विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है। उत्तरी उत्तरायण कहलाता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। 21 जून के पश्चात सूर्य की सीधी किरणें धीरे धीरे कर्क रेखा से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ती है और 23 सितंबर को सीधी किरणें फिर से विषुवत रेखा पर गिरती है। इस दिन पुनः पृथ्वी पर दिन तथा रात बराबर होता है। इसे दक्षिण विषुवत कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध से शरद ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध के वसंत ऋतु होती हैं। 23 दिसंबर के पश्चात सूर्य की सीधी किरणें धीरे धीरे मकर की तरफ बढ़ती है तथा 22 दिसंबर को सीधी किरणें मकर रेखा पर गिरती है। इस कारण दक्षिणी गोलार्ध से सबसे लंबा दिन एवं उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है। इसे दक्षिणी अनियांत कहा जाता है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु तथा उत्तरी गोलार्ध में सर्दी की ऋतु होती है। 22 दिसंबर के बाद सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ती है और 21 मार्च को सीधी किरणें पुनः विषुवत रेखा पर गिरती है। इस दिन पुनः पृथ्वी पर दिन तथा रात बराबर होते हैं। इस प्रकार पृथ्वी भिन्न भिन्न ऋतुओं से गुजरते हुए अपने अक्ष से यह परिक्रमण एक वर्ष में पूरा करती है। सूर्य तथा चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण बहुत ही रोचक तथा भव्य खगोलिक घटना है, जिसे देखने के लिए वैज्ञानिक हमेशा उत्सुक रहते हैं। पृथ्वी व चंद्रमा के अपनी अपनी कक्षा में परिक्रमण के दौरान एक स्थिति ऐसी आती है जब सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं। इस स्थिति में जब चंद्रमा, पृथ्वी व सूर्य मध्य में आ जाते हैं तो सूर्य से आने वाली किरणें चंद्रमा द्वारा अवरुद्ध हो जाती हैं। यह किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती। इस स्थिति में सूर्य ग्रहण कहते हैं। पृथ्वी के किसी भाग से पूर्ण ग्रहण देखा जा सकता है और कहीं आंशिक ग्रहण देखा जा सकता है। इसी प्रकार पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य आ जाती है जब सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी द्वारा बाधित होने के कारण चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी। जब सूर्य की रोशनी चंद्रमा द्वारा अवरुद्ध हो जाती है और पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है, जब सूर्य ग्रहण कहलाता है। चंद्र ग्रहण। सूर्य की रोशनी जब चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती और पृथ्वी उसको अवरुद्ध कर लेती है,
तब चंद्र ग्रहण कहलाता है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है।